Everyone, I am Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन, जिसका आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल मैगजीन्स फ्रॉम 41. सो द फर्स्ट वन इज इम्प्रॉम्प्टू. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब हुआ ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली, विदाउट डिले कोई काम होना. मतलब कि बिना पहले से प्रिपरेशन या प्लानिंग के सडनली जो चीज होगा ना, उसको यूज करेंगे. बेसिकली जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना प्रिपरेशन का कोई आके स्टेज पे स्पीच दे रहा है तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हुई कि बिना प्रिपरेशन के. अब इसको लीगल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं, तो जैसे कि बिना प्रिपरेशन के सडनली इमीडिएटली कोई एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया और उसकी वजह से पूरा कोर्ट का डिसीजन बदल गया, तो उसके लिए लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ऑन स्पॉट. उसके बाद से 42 है इन ल्यू ऑफ. इन ल्यू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ कह सकते हैं. इसके लिए यूज करते हैं कि एक टर्म्स और कंडीशन को चेंज करके दूसरी को डाल दिया जाए, उसके लिए इन ल्यू ऑफ का यूज करते हैं. इन ल्यू ऑफ implies substituting something for another, कि एक चीज को सब्सटीट्यूट किया जाए दूसरे चीज से. replacing one thing with an alternative, या किसी को चीज को रिप्लेस किया जाए एक के बजाय दूसरे को. so the maxim is crucial in contract law. ज्यादातर इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज करते हैं कि पार्टी जो है वो एग्री कर जाती है एक ऑब्लिगेशन को सब्सटीट्यूट करके दूसरे के लिए. so the next one is in personam. so राइट जो होता है दो तरह का होता है, राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनम. तो पर्सोनम को पहले डिस्कस करते हैं. पर्सोनम वर्ड क्या है, पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड है. तो राइट इन पर्सोनम, पर्सन डायरेक्टेड एट अ पर्सन. द लीगल term, the personam signify the legal proceeding directed at a specific individual, कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि दो इंसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एक ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो जिस इंसान ने किया तो उसके अगेंस्ट मेरा राइट होगा ना, तो राइट इन पर्सोनम होगा. पर्सनल राइट मेरा वायलेट हो रहा है. सो द सेकेंड वे होता है राइट इन रेम. राइट इन रेम क्या होता है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि किसी ने मेरा अगर कोई लीगल राइट वायलेट किया, इन्फ्रिंग किया पूरी दुनिया में, तो मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ, उसके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ. राइट इन रेम मतलब कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. राइट इन पर्सोनम राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उसके लिए यूज करेंगे. उसके बाद है इनिएंडो. इनिएंडो का मतलब होता है इम्प्लाइड मीनिंग, मतलब कि बोल कुछ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ और मीनिंग निकल रहा है, उसके लिए यूज किया जाता है इनिएंडो. So the maxim innuendo refers to a statement which indirectly suggests someone has done something immoral or improper. Indirect वे में किसी को बताना कि इस इंसान ने कुछ गलत किया. एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. ए कोई इंसान था, उसके बारे में कोई और बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, वो तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता, उसने चोरी की ही नहीं है, कल वहां पे चोरी जो हुई थी वो ए ने की ही नहीं होगी. ऐसे अगर बताया जा रहा तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि इनडायरेक्ट वे में बताया जा रहा है कि ए ने ही चोरी की है कल जो चोरी हुई है. और इसको मतलब गलत तरीके से भी यूज किया जाता है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफमेशन में भी इसको यूज किया जाएगा कि डिफमेशन का केस इनिएंडो पे बेस्ड होता है कुछ. उसके बाद से रेस इप्सा लोक्यूटर. रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ या फैक्ट स्पीक्स इटसेल्फ. So the refers to a legal doctrine where the occurrence of accident or injury, कि अगर कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुई है वो साफ पता चल रहा है कि नेग्लिजेंस या रॉन्ग डूइंग के वजह से हुई है, उसमें आगे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर मेडिकल नेग्लिजेंस में यूज किया जाता है और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ देने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं. सो मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ और बाद में थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उसके पेट में सीजर है, तो क्या इससे समझ आ रहा है कि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था तो उसका के नेग्लिजेंस के वजह से इंसान के पेट में सीजर रह गई, तो आगे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे, वो पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, उसने नेग्लिजेंस किया और गलती से पेट में सीजर छोड़ दी. तो यही चीज है कि थिंग्स और सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि वो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ है. सो द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ या फैक्ट स्पीक इटसेल्फ यूज होगा.
उसके बाद है इन स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब कि मौजूदा हालात है, मेंटेनिंग द करंट स्टेटस, जैसा है ना वैसा ही रहेगा, किसी सिचुएशन को प्रिवेंट करना, प्रिजर्व करना, इसीलिए होता है, इसको यूज करते हैं। द फ्रेज स्टेटस क्यू इंडिकेट द मेंटेनिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर एंड प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन, की कोई कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। इसको इलस्ट्रेशन से समझे तो मान लो किसी एक जमीन है, प्लॉट है, उस पे ए क्लेम कर रहा है कि उसकी जमीन है, साथ ही साथ बी भी क्लेम करेगा कि मेरी भी वही सेम जमीन है। तो कोर्ट वहां पे स्टेटस क्यों लगाएगा कि जब तक आगे कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक उसको यूज कोई न ए कर सकता है उस लैंड को, न बी यूज कर सकता है। मेंटेनिंग द करेंट सिचुएशन, जैसे है वैसे ही रहने देना, और न उसको कोई बेच सकता है, न कंस्ट्रक्शन हो सकता है जब तक कोर्ट किसी आगे डिसीजन पे नहीं पहुंचेगी, उस पे कोई अननेसेसरी चेंजेस भी नहीं लाए जा सकते हैं। इसके लिए यूज करते हैं स्टेटस क्यू, मेंटेनिंग द करंट स्टेटस। एंड द नेक्स्ट वन इज रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है मैटर ऑलरेडी जज्ड, वैसा केस जो कि जिस पे जजमेंट आ गया है, तो हम जाके फिर से किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगेन केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब सेम पार्टी, सेम डिस्प्यूट, सेम इशू लेकर के किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर के केस फाइल नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब उसी के बराबरी का कोर्ट में नहीं। आगे हाँ, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है जजमेंट से तो हम लोग अपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, हाईएस्ट कोर्ट में जाके अपील किया जा सकता। लेकिन सेम मैटर अगर मतलब जज हो चुका ना, जजमेंट आ चुकी ना, तो उस पर फिर नहीं कर सकते। डिस्क्राइब अ लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट द सेम इशू और डिस्प्यूट फ्रॉम बीइंग रेज आफ्टर इट हैज बीन फाइनली डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, कि अगर हो चुका है, जजमेंट हो गया, तो फिर आगे सेम चीज के लिए, सेम इशू के लिए, डिस्प्यूट के लिए फिर से नहीं फाइल करना है। तो यही है रेस जुडिकाटा, द मैटर हैज ऑलरेडी जज्ड। उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज स्टेयर डिसीजेस, द टू स्टैंड बाय थिंग डिसाइड, कि जो चीज डिसाइड हो गई है उस पे आगे जो केस होगा उसी पे बाइंडिंग होता है। रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रीसिडेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रीसिडेंट पे बेस्ड होता है, जिसमें कि कोर्ट अडेयर टू एंड फॉलो द प्रीवियस लीगल डिसीजन वेयर डिसीजन डिसाइडिंग सिमिलर केस, कि अगर आगे जो भी केस होगा, एक कोई जजमेंट आ गया तो अब फ्यूचर में जो भी केस के जजमेंट आएंगे ना, सिमिलर केस रहेगा, तो यही वाला डिसीजन के बेस्ड पे आगे भी जजमेंट दिया जाएगा। प्रीवियस कोर्ट डिसाइडिंग और रूलिंग अ लीगल मैटर, कोई भी हो चुका है, डिसाइड कर दिया गया है लीगल मैटर को, सो एक प्रीसिडेंट सेट हो गया, तो फ्यूचर में वैसे केस और सर्कमस्टेंस आएंगे ना, फैक्ट वैसे, तो उस पे वैसा ही जजमेंट मिलता जुलता दिया जाएगा। इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मर्सी किलिंग जो है ना इंडिया में इलीगल है, तो अब जितने भी कोर्ट है ना, वो उसमें जो भी केसेस आएंगे मर्सी किलिंग से रिलेटेड, तो यही चीज जजमेंट दिया जाएगा कि मर्सी किलिंग जो है वो इलीगल है। जितने भी लोअर कोर्ट है वो उस चीज को फॉलो करेंगे, और जो हाईएस्ट कोर्ट का डिसीजन होगा ना यहाँ पे, वो सारे केसेस पे कोर्ट पे, सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। So next one is ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. Ubi means where, just का मतलब हुआ right, लॉ कह सकते हैं, जस का मतलब लॉ या राइट, ईबी का मतलब देयर, रेमेडियम रेमेडी से यूज हुआ रहा है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां अधिकार है वहां उपचार है, यही चीज है। तो इसको समझते हैं हम लोग, like assert that if a legal right has been violated, कि किसी की अगर लीगल राइट वायलेटेड हो रही है तो लीगल रेमेडी या फिर अवेलेबल होती है उस वायलेशन के लिए। समझते हैं इसको, जैसे एक केस था एशबी वर्सेस वाइट, उसमें क्या होता है कि एशबी वोट देने जाता रहता है और वाइट जो कि डिफेंडिंग ऑफिसर होता है वो उसको बिना किसी वैलिड रीजन के वोट देने से रोक देता है। तो बात जाती है कोर्ट में, तो कोर्ट इस बात को ऊपर जजमेंट देती है कि भले एशबी का कोई वायलेशन नहीं हुआ, मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बस उसकी लीगल राइट वायलेट हुई थी, लेकिन लीगल राइट वायलेट हुई है इसलिए कंपनसेशन देना होगा। तो यही चीज है कि लीगल राइट वायलेट होगी तो रेमेडी अवेलेबल है वायलेशन ऑफ दैट राइट के लिए, यही चीज है उबी जस एबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी।
सो द नेक्स्ट वन इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मीन्स कि कोई इंसान अगर खुद को वॉलेंटरी किसी डेंजर में डाल रहा है ना, तो आगे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो इंसान खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होगा. टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन implies that if a person willingly expose themselves to known risk, कि कोई इंसान खुद विल से अपनी मर्जी से किसी रिस्क में खुद को डाल रहा है या डेंजर में डाल रहा है, तो वो बाद में कॉम्पनसेशन या रिलीफ नहीं कर सकता किसी और से कि किसी और के वजह से मुझे हुआ, कॉम्पनसेशन देना होगा. जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, इंसान स्काई डाइविंग कर रहा है, तो इसका खुद का कंसेंट है. अब आगे फ्यूचर में अगर इसे कोई इंजरी होती है, तो वो जो स्काई डाइविंग का कंपनी है या जो भी है कॉन्ट्रैक्टर, उन पे वो क्लेम नहीं कर सकता कि इंजरी हुई तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा, ऐसा नहीं होगा. इसका भी एक लैंडमार्क केस है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब. इसमें क्या होता है, हॉल जाता है रेसिंग क्लब में एक कार रेसिंग देखने, तो दो कार रेसिंग के कोलिजन एक्सीडेंट होता है, कोलिजन होता है और इसको थोड़ा हॉल को चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो ये कंपनी से कॉम्पनसेशन मांगता है, मतलब केस करता है. तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि इसने वॉलंटरी वो आया, पता था इंजरी हो सकती है तब भी ये आया, तो इसके लिए रेसिंग क्लब लायबल नहीं होगा. यही चीज है. उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज नेमो डैट कोड नन हैबिट के नो वन गिव व्हाट ही हैज नॉट, कि वो इंसान, कोई भी इंसान वो चीज तुमको नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं हो. जैसे कि कोई इंसान के ओनर है किसी चीज का, तो वो अपना ट्रांसफर कर सकता है, टाइटल पोसेशन है, किसी के पास कोई जमीन है या कोई ओनरशिप है, तो वो किसी को ट्रांसफर कर सकता, या पोसेशन कोई किसी काम कोई चीज उसके ऊपर है, तो लीगल अथॉरिटी है तो वो ट्रांसफर कर सकता है. लेकिन अगर उसके पास कोई चीज है ही नहीं, मान लो कोई बोल रहा है कि मैं ये जो लैंड है वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन उसकी वो लैंड है ही नहीं, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा. तो यही चीज आती है नेमो डैट क्वाड नन हैबिट में. इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से. ए कोई इंसान है, वो किस बी को कहता है कि ये कार मैं तुम्हें दे दूंगा, कल तक दे दूंगा, जो कि एक ही कार है ही नहीं, चोरी करके लाया हुआ है, तो वो उस इंसान का ओनरशिप या पोसेशन उस कार पे है ही नहीं, तो वो उसकी नहीं हुई, तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. यही चीज है नेमो डैट कॉड नन हैबिट की. नेमो नो वन कैन गिव द व्हाट ही हैज नॉट. उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज नेमो डिबिट इज जुडेक्स इन प्रोपेरिया काउजा. नेमो मीन्स नो वन, जूडेक्स का मतलब यहाँ पे जज हो जाएगा. प्रोपोरिया ओन काउस के लिए कोई भी इंसान खुद अपने जज, कोई भी इंसान ना खुद के केस में जज नहीं बन सकता, या वो जो मैटर आया है उसमें उसका थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, जान पहचान है या कुछ भी है, तो वो इंसान वो जो जज है वो उस केस को नहीं ले सकता. नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस. कोई इंसान अपने केस में ना खुद जज नहीं बन सकता. ये ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होता है. एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी स्टेटिंग दैट अ पर्सन शुड नॉट डिसाइड अ केस इन विच दे हैव अ पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट. कोई भी जज जो है या कोई भी इंसान अपना केस, वैसा केस वो डिसाइड नहीं कर सकता जिसमें उसका पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. सो निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें ऐसे बोबरे जो थे वो केस में इन्वॉल्व नहीं होते थे, नहीं हुए, क्योंकि जो लॉयर था वो उनके जानने वाला था मीन्स कि क्लोज रिलेशन होना चाहिए, ऐसे जानने वाला नहीं. क्लोज रिलेशन रिलेटिव हो सकते या फ्रेंड्स या क्लोजली रिलेटेड होंगे, तो उस केस में ऐसा होगा कि नहीं कर सकते. यही चीज है. तो आज हमने कवर किया 40 से लेकर के 52 तक लीगल मैक्सिम्स. बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.